स्टूडेंट में होना चाहिए। चला जाते हैं। ठीक है ना? चल रहा है सर। आपको कैमरा पर ध्यान नहीं देना है। आगे में तो आगे में वही तो जाएगा अब आप पहले तो वही इसको तब इधर साइड करवा देंगे कल से। आज सर नहीं दी। 3:30 हो गया, 4:30 हो गया। हाँ पता है। प्ले कर दिए हैं, चल रहा है ना? ठीक है। हालांकि हम आप लोग पे फोकस करेंगे, हमको कैमरा पर कोई फोकस नहीं देगा। सामने हमेशा कौन सा दिशा होता है, कल बताए थे? उत्तर। ये कौन सा? लद्दाख। उसके नीचे ये ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये बिहार है, ये झारखंड, ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये ये टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ठीक है। कल हम बताए थे कि मैप दो प्रकार का होता है, एक होता है राजनीतिक मानचित्र और एक होता है प्राकृतिक मानचित्र। ठीक है। भूगोल में हम लोग राजनीतिक मानचित्र भी पढ़ते हैं और प्राकृतिक मानचित्र भी पढ़ते हैं। राजनीतिक में आपका केवल यही राज्य, राजधानी, शहर, देश, दुनिया दिखाई देगा। ठीक है। प्राकृतिक मानचित्र में हम लोग देखेंगे क्या कि भगवान के द्वारा बनाया गया जितना भी चीज है वो प्राकृतिक मानचित्र में पढ़ते हैं, जैसे नदी, पर्वत, पठार, मरुस्थल, झरना, ये सब किस में पढ़ेंगे? प्राकृतिक मानचित्र में। ठीक है। भारत का मानचित्र बनाने के लिए भी सीखना है। ठीक है। भारत का मानचित्र देखिए, देख देख करके ही सीख जाइएगा कि कैसे बनता है। ये कौन सा देश है? भारत है। कौन सा देश है? भारत है। सामने हमेशा क्या होता है? उत्तर। तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। इधर क्या हो जाएगा? पूरब। तो इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। बस समझ में आया? सामने हमेशा उत्तर होता है, नीचे हमेशा दक्षिण होगा, इधर पूरब और इधर पश्चिम। कल दिशा बताए थे, आज फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार रिवाइजिंग होने से याद हो जाए। जैसे भारत का मानचित्र आपको बचपने से याद है, जब से जाने हैं तब से जानने की यही भारत है। ऐसा मानचित्र कहीं पर भी दिखेगा तो वो इंडिया ही दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है। कल हम लोग इसमें नदियां को देखे थे, एक बार पुनः एक बार देख लेते हैं। यहाँ से एक नदी निकल रही थी जिसका नाम था सिंधु नदी। इसका क्या नाम है? सिंधु नदी इसका नाम है। उसके बाद एक नदी यहाँ से आ रही थी, उसका नाम था सतलज। क्या नाम है? सतलज। इधर से एक नदी निकल रही थी, इधर को आती थी, इसका क्या नाम था? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्र नाम है। यहाँ पर कौन सा राज्य है जी? उत्तराखंड। कल बताए हुए थे, वहां पर दिख रहा है आपको उत्तराखंड राज्य। ठीक है। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जो जाती है बंगाली खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। वहां मैप पर भी दिख रहा होगा, ये बंगाली खाड़ी है और वो कौन सा है? अरब सागर है। ठीक है। तो सिंधु और सतलज कहाँ आकर के मिल रही है? इधर अरब सागर में। और ये जो है गंगा है, ये कौन सा है? गंगा। ये कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। ये दोनों कहाँ आके मिलती है? बंगाली खाड़ी में। कल चर्चा भी हुआ था। और पश्चिम, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिम। इधर से कुछ नदियां आकर के बंगाली खाड़ी मिलती है, इस नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है इसका? गोदावरी नाम है। उसके बाद एक और नदी पश्चिम से ही निकल रही है, इसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा नाम है। एक और नदी है, इसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी नदी। तो ये सब नदियां आकर के कहाँ मिलती है? बंगाली खाड़ी में मिलती है। ठीक है। और यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से यहाँ पर एक पहाड़ है जिसको कहते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत श्रेणी। जब पहाड़ पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे। इस मैकाल पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा नदी। और इसके नीचे में बैतूल का पठार है जिसको महादेव पहाड़ी बोलते हैं।
वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी नदी। क्या नाम है? तापी नदी। तो ये दोनों आकर के कहाँ मिलती है? अरब सागर में। तो इस टाइप से सवाल भी पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा भिन्न है। कभी कभी रीजनिंग में भी ऐसा सवाल हो सकता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तापी, निम्न में कौन सा भिन्न है? तापी क्यों भिन्न है? क्योंकि ये सब नदी आकर के कहाँ मिलती है? बंगाली खाड़ी में। और तापी आकर कहाँ मिलती है? अरब सागर में। ऐसा सवाल हो सकता है। या फिर ये कौन सा देश है ऊपर में जी? चीन। यहाँ पर देखिए इस मानचित्र में आप भारत के ऊपर में नेपाल, नेपाल के ऊपर में चीन है। तो चीन काफी बड़ा है। ये लद्दाख भी इसका सीमा लगता है। हिमाचल प्रदेश से सीमा लग रही है, उत्तराखंड से सीमा लगती है, यहाँ सिक्किम से सीमा लगती है और अरुणाचल प्रदेश से भी चीन की सीमा लगती है। तो 1 2 3 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर के 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे चीन की सीमा लग रही है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से नेपाल के सीमा के बारे में कल बताए थे कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। अगर बेस आप लोग का अच्छा होगा तो आसानी से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेपाल से उत्तराखंड की सीमा लग रही है, 1 हो गया, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल यहाँ पर 4 और सिक्किम 5। मतलब कि नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लग रही है सीमा? ऐसा सवाल हो सकता है। ये सब बेसिक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन को आपको अपने से करना है। ठीक है, तो नदियां की बात चल रही है। तो ये सारी नदियां आकर के किधर को मिल रही है? अरब सागर में। ये सब किस में आके मिलती है? बंगाली खाड़ी में। अच्छा, ये ऊपर में कौन सा देश है जी? चीन देश है। तो ये सतलज नदी और सिंधु नदी यहाँ से निकल रहा है ना, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। ये है सिंधु, ये है सतलज और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस वाले क्षेत्र यहाँ तक नेपाल है। नेपाल के ऊपर में जाइएगा, कहलाएगा तिब्बत। क्या कहलाएगा? तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर, यहाँ पर एक पहाड़ है, मानसरोवर झील भी है। कैलाश पर्वत श्रेणी है वहाँ पे। कौन सा पर्वत श्रेणी? कैलाश पर्वत श्रेणी। बाबा भोलेनाथ वहीं पर बैठते थे, कैलाश पे। सुने हैं कि नहीं सुने उसके बारे में? हाँ, ठीक है। तो यहीं से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन? एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा सतलज नदी और तीसरा सिंधु नदी। अगर इसमें भिन्नता करना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी भिन्न है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या गंगा? गंगा। तो गंगा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों नदी चीन से निकलती है। केवल एक नदी ऐसा है जो भारत से निकल रही है। बस समझ में? तो इस टाइप से सवाल बनता है। नदियां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और एक नदी कल हम बताए थे यहाँ पर कौन सा राज्य है जी? राजस्थान। सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। वहाँ पे दिखाए थे ना, सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। ठीक है, यहाँ सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो इधर से जो ब्रह्मपुत्र आ रही है तो ये किसमें प्रवेश करती होगी? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश कर रही होगी। उसी प्रकार से इधर कौन है? गुजरात। गुजरात के ऊपर में कौन है? राजस्थान। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? राजस्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी नदी। कल बताए थे ना, ये लैंडलॉक नदी है, भूबद्ध नदी है, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ। कौन सा नदी है? लूनी नदी है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये लूनी नदी जो है गुजरात में, यहाँ पर दलदली क्षेत्र है जिसका नाम है कच्छ का रण। कच्छ का रण दलदली क्षेत्र। गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। हालांकि अब लद्दाख केंद्रीय प्रदेश में हो गया है, लद्दाख जिला है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। वो गुजरात में ही है। काफी दलदल क्षेत्र है। यहाँ पे दलदली भूमि में आकर के लूनी नदी समाप्त हो जाती है। यह समुद्र तक नहीं पहुंचती है, किसी भी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है। लूनी नदी भूमि पर ही समाप्त हो जाती है। इसलिए कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में कौन सी नदी भूबद्ध नदी है? भूबद्ध समझते हैं? भूमि से चारों ओर घिरा हुआ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैंड लॉक। चारों ओर लैंड, लैंड मतलब भूमि, लैंड से लॉक है मतलब चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, जमीन पर ही ये नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये है मुख्य नदियां। ये क्या है? मुख्य नदियां। ऐसा नहीं कि इतना तो नदी पढ़ा दिया तो कहानी खत्म हो गया। इससे बहुत सारा सवाल बनता है, क्योंकि गंगा में बहुत सारी नदियां आकर के उत्तर से आकर के मिलती है, कुछ नदियां दक्षिण से भी आकर के मिलती है। ठीक है, कोसी का नाम सुने हैं? अपने बिहार में फेमस है, सुपौल जिला से प्रवेश करती है तो यहाँ पे आकर के मिलती है। महानंदा इधर से आकर के मिलती है,
बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, बात समझ में आया? ये सब किसमें जाकर के मिलती है? गंगा नदी में। फिर दक्षिण से कुछ नदियां आती है, जैसे कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, फाल्गु, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब नदियां दक्षिण से आकर के गंगा मिलती है। तो ऐसा भी सवाल हो सकता है, बीपीएससी में तो पूछा भी है ये सवाल कि निम्न में कौन सी नदी गंगा में आकर के दक्षिण से नहीं मिलती? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां निम्न में कौन सी नहीं है? अभी तक आप देख रहे हैं कि कुछ नदियां पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, कुछ पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, और कुछ नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, यहाँ पर कोसी वगैरह सब, ठीक है। अब ऐसा भी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, जैसे सोन नदी, कर्मनाशा नदी, फाल्गु नदी। वो नदियां दक्षिणी पठार से ऊपर की ओर जाती है और गंगा में मिल जाती है। इसका मतलब चारों दिशा में नदियां बहती है। पहले आप लोग क्या सोचते थे, केवल एक ही दिशा में बहता है क्या? नहीं। तो इधर जो बह रही है ना, इधर जो बह रही है ना, ये हिमालयन नदियां हैं। यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या नाम इस पहाड़ का? हिमालय पर्वत श्रेणी नाम है। मतलब सर गंगा वाला क्षेत्र बहुत गहरा है। गंगा वाला क्षेत्र बिल्कुल बहुत गहरा है, क्योंकि इधर से आकर के इधर पानी ढरक रहा है, इधर से पानी इधर ढरक रहा है। बस समझ में? इसका मतलब बीच में क्या है? गड्ढा है। हम लोग कहाँ रहते हैं? अवसाद पर रहते हैं, कचरा पर रहते हैं। बहुत ज्यादा पानी आ जाए ना तो हम लोग डूब जाएंगे। भारत की प्राकृतिक सिचुएशन को देखिएगा ना, तो बीच में ऐसे धसा हुआ है, इधर से हिमालय उठा हुआ है, इधर से ही दक्षिण वाला पठार उठा हुआ है। हम लोग बीच में धसे हुए हैं। बात समझ में? ये जो मिट्टी का भी निर्माण हुआ है ना, ये हाल फिलहाल में हुआ है। बात समझ में? ये मिट्टी नया नया बना है, क्योंकि पर्वत के टूटने से अवसाद जो कचरा है वो सब आकर के इधर जमा हुआ है और उसी पर हम लोग रह रहे हैं। अभी क्या कर दिया है, बहुत सारी नदी पर हम लोग बांध बना देते हैं ताकि बार बार बाढ़ ना आए। बस समझ में? कोसी नदी पर जो बांध बनाया गया था ना, आम लोगों का हेल्प से लेकर के, भारत सरकार के पास, जब भारत आजाद हुआ था ना, उसके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं था और बिहार में बार बार बाढ़ आता था। उससे पहले भूकंप भी आया करता था, बहुत बड़ा भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है बिहार। 1934 के भूकंप के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, या बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते होंगे। 1934 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। 1934 में जो भूकंप आया था ना, तो महात्मा गांधी यहाँ पर घूमने के लिए आया था। बिहार में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। और उसकी भरपाई करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था कि महात्मा गांधी काफी ज्यादा फेमस आदमी था, है ना। वो जब बिहार आया ना, तो यहाँ पर लोगों ने भीड़ लगा दिया देखने के लिए। हम देखेंगे तो हम देखेंगे, या हम प्रणाम करेंगे। बात समझ में आया? तो महात्मा गांधी ने सोचा इसके लिए एक उपाय किया जाए। वो बड़ा सा एक खंभा पे खड़ा हो गया, है ना, बड़ा सा खंभा पे, हाँ जैसे इस टाइप का है, बड़ा सा खंभा पे खड़ा हो गया। बोला जो जो हमको दर्शन कियो सब लोग 5-5 रुपया चंदा दो। समझ में आया? टिकट है ना, जैसे टिकट नहीं होता है, हीरो हीरोइन जब डांस करता है तो उसको देखने के लिए हम लोग जाते हैं टिकट लगा करके। तो महात्मा गांधी को देखने के लिए लोग 5-5 रुपया चंदा दे करके महात्मा गांधी का दर्शन किया। क्यों दर्शन किया था? वो समझता था कि ये भगवान है। बस ये अफवाह फैल गया था कि महात्मा गांधी क्या है? भगवान है। ये अंग्रेज से लड़ सकता है, उसके पास बहुत शक्ति है। बस और महात्मा गांधी के विरोध में जो आदमी बोलता था ना, तो उसका खेत में मतलब ओलावृष्टि हो जाता था, किसी का घर जल जाता था, किसी का बकरी मर गया था। लगा देता था। मतलब इसलिए अफवाह फैल गया था कि महात्मा गांधी क्या है? भगवान है। और उसका दर्शन करने के लिए बिहार का आदमी तरस रहा था। और महात्मा गांधी ने कहा दर्शन आप तभी पाएंगे जब 5-5 रुपया जमा करेंगे। और एक बड़ा सा धोती तो रखवे करता था ना, ऐसे खिला दिया, सब आदमी चंदा इकट्ठा किया। और उस चंदा का क्या किया? चंदा का फिर किया क्या? उस चंदा का बिहार में जितने 1934 के भूकंप में पीड़ित लोग थे ना, सभी को बांट दिया। बस समझ में? और बांट दिया, उसके बाद और भी ज्यादा फेमस हो गया महात्मा गांधी। बस समझ में? उस जितना भी चंदा इकट्ठा हुआ था सबको क्या किया? बांट दिया। ठीक है, तो यही कहानी है। धीरे 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 जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना इस क्यों जरूरी है? क्योंकि आप प्लेस को जानेंगे कि कहाँ पर कौन सा प्लेस है ना। प्लेस जानेंगे तभी तो चौसा में युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। बस समझ में आया? ठीक है, ये था नदी वाला क्षेत्र। आज हमने बताया था कि आप लोग को कि थोड़ा सा पहाड़ी पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है,
वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जी, लेकिन एक बात लगता है ऐसा, मतलब कि माइंड में प्रेशर लगता है आगे से कि क्या लगा हुआ है आगे। आप लोगों को डिस्टर्ब होता है क्या? डिस्टर्ब होता है? नहीं होता है? भूल लगेगा कैमरा करना लगेगा। हाँ, मतलब आज फर्स्ट डे है तो इसीलिए लग रहा है कि थोड़ा सा ओझल है, परंतु जब हैबिट हो जाएगा या आदत बन जाएगा ना, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कैमरा में बोल रहे हैं या फिर कैमरा दिख रहा है। हाँ? हाँ, सही बात है, भूल गए, ठीक है ना। और ये आप ही के फायदा के लिए कर रहे हैं। माना कि किसी दिन क्लास अब्सेंट हो गए या छूट गया तो बेनिफिट हो जाएगा वैसे बच्चों को, है ना, वो अपना कवर कर लेगा। ऐसा बोलिएगा छोड़ दें, अपने हम यूट्यूब में पढ़ लेंगे, जब भी नहीं करेंगे कुछ। अच्छा, उसके लिए लॉक लगा देंगे, चिंता क्या करते हैं। यूट्यूब पे लॉक लगाइएगा। हाँ, तो यूट्यूब पे लॉक नहीं लगता है, क्या बात करते हैं। यूट्यूब से अभी तक में हमने 1 लाख रुपया कमाया है, बस समझ में आया। परंतु पार्टी मिलेगा, समोसा परंतु अरे पहले सुनिए तो, ठीक है। और अभी हमारा उस चैनल पे बहुत सारा वीडियो है और बहुत सारे वीडियो में लॉक लगा हुआ है, जिसको हम एटलस का वीडियो है जिस पर लॉक लगाए हुए हैं, उसको हम परचेज मतलब बेचते हैं। हम तो नहीं परचेज करेंगे, बच्चे परचेज करके पढ़ते हैं, बहुत सारे दूर दूर के, है ना। बहुत सारा दिल्ली का बच्चा है, कानपुर का बच्चा है, बिहार के अन्य जिला, लगभग सब जिला का बच्चा है ना। उस चैनल का नाम है मेरा क्या, बीपीएससी गुरु। एटलस क्लास भी तो नाम रख सकते थे, बात समझ आया। क्यों है ये नाम? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट हमारे पास बीपीएससी के हैं, बात समझ आया। हाँ, बात समझे, क्योंकि मतलब बीपीएससी वाला जो स्टूडेंट होता है काफी ज्यादा सीरियस होता है, वह थोड़ा थोड़ा चीजों को मतलब कि सीरियसली समझने का प्रयास करता है। जहाँ से अच्छा चीजें मिलता है उसको चाहता है कि हम सीख लें, बात समझे। तो चैनल से ये मतलब नहीं करता कि मैटर क्या करता है, जिस प्रकार से कि वो जिसके कोई तो न्यूज चैनल वाला भी है जिसके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, क्या हमेशा उसको बच्चा देखता है? नहीं। हाँ, होगा ही होगा। मनीष कश्यप भी है एक, है ना, न्यूज चैनल वाले, है ना, हाल फिलहाल में ग्रो किया है। तो ये सब कोई मैटर नहीं करता, जिसको जो अच्छा लगता है वही उसके लिए बेस्ट होता है, जिसको जो समझ में आता है वही उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। भारत का मानचित्र बनाने के लिए सीखिए आप लोग भी। आप कहाँ सीखे? सब बनाते हम लोग भी बनाते ना। ठीक है, ये है मेरा प्यारा सा भारत। अच्छा, अब देखिए, भारत के सामने हमेशा क्या होता है, उत्तर, नीचे क्या होगा, दक्षिण इधर क्या होगा, पूर्व इधर क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उत्तर में है हिमालय, यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, और हिमालय यहाँ से लेकर के इधर तक है, ठीक है। यहाँ पर मुड़ा हुआ है हिमालय, बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर इसके बगल में जाइएगा तो यहाँ पर एक देश मिलेगा पाकिस्तान। कौन सा देश मिलेगा? पाकिस्तान। उसके और पश्चिम जाइएगा मिलेगा अफगानिस्तान। उसके और पश्चिम जाइएगा मिलेगा ईरान। कौन सा मिलेगा? ईरान। उसके और पश्चिम में चले जाइएगा मिल जाएगा कौन सा? इराक। बात समझ में आ गया। उसके नीचे जाइएगा सऊदी अरब वगैरह सब मिलेगा। विश्व धीरे धीरे आप लोग का भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी में कौन है? पाकिस्तान है। उसके पड़ोसी में कौन है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से लेकर के अब भारत के पूर्व में यहाँ कौन देश है जी? म्यांमार है। अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक भारत ही हुआ करता था अशोक सम्राट के समय। बस समझ में आया। तिब्बत, नेपाल, जम्मू कश्मीर सबको अशोक ने बसाया है। तिब्बत, नेपाल और जम्मू कश्मीर सबको किसने बसाया? अशोक ने बसाया। और म्यांमार से लेकर के कहां तक था? अफगानिस्तान तक इंडिया ही हुआ करता था। धीरे धीरे अलग होता गया, ठीक है। अफगानिस्तान में एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है इसका? हिंदू कुश। पूछा भी जाता है कि हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अच्छा, हिंदू कुश से लेकर के यहाँ पर ये है हिमालय। बस समझ आ गया। और यहाँ पर छोटा छोटा टापू मिलेगा, इसका क्या नाम है? अंडमान निकोबार, ठीक है।
यहाँ पर इस मैप पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर इसका नाम है अंडमान निकोबार, ठीक है। और यहाँ से ले करके ऐसे हिमालय फैला हुआ है। कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है, हिमालय निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो क्या इधर वाले राज्य में हिमालय है? तो यहाँ पर भी हिमालय है, ठीक है, बताएंगे। लद्दाख में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा, ठीक है। उसके बाद नेपाल में होगा, ये अपना राज्य नहीं है परंतु नेपाल में हिमालय है ना जी। उसके बाद सिक्किम में होगा, उसके बाद भूटान में होगा, और ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी हिमालय फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ से हिमालय आकर के मुड़ गया है, ठीक है। असम में नहीं है हिमालय, असम में हिमालय नहीं है। हो सकता है ऐसा ऑप्शन में दे दे निम्नलिखित में से किस राज्य में है या नहीं है, तो ये असम इसका आंसर नहीं होगा, या मेघालय में नहीं होगा। इधर भी पहाड़ी है, यहाँ भी पहाड़ी है। अब जरा समझिए कि कोई भी चीज जब बहुत ऊंचा हो जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह क्या होगा, ऊपर से टूट करके गिरने लगेगा। बहुत ऊंचा कर दिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कर देंगे तो बहुत ज्यादा ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, टूट टूट करके गिरने लगेगा, ठीक है। और हिमालय भी जो है ना बहुत ऊंचा था और टूट टूट करके जो नीचे गिरा है ना, तो इसके नीचे में भी बहुत सारा पहाड़ है। ऐसा नहीं कि केवल एक के हिमालय है, यहाँ पर बहुत सारा पहाड़ खड़ा है। बात समझे? यहाँ पर इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी। तो बहुत सारा पर्वत श्रेणी में बचा हुआ है। एक तो है ग्रेट हिमालय जो बहुत बड़ा है, इतना से इतना तक, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय बोलते हैं। लेकिन ग्रेट हिमालय के जब उस पार में जाएंगे ना, मतलब हिमालय के उस पार भी तो जा सकते हैं, उस पार जब जाएंगे तो उस पार वाले को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में यहाँ पर मिलेगा आपको K2 काराकोरम। K2 का नाम सुने हैं? तो यहाँ पर है काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसी में है K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। परंतु दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो यहाँ पर बीच में है हिमालय के, ठीक है। हिमालय यहाँ से हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से लेकर के यहाँ अंडमान निकोबार तक है हिमालय, ठीक है। और ये माउंट एवरेस्ट बिल्कुल बीच में दिखता है, जो बहुत ऊंचा, हम बना भी दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर सिक्किम राज्य है, यहाँ पर हमने दिखाया है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह है कंचनजंगा। कंचनजंगा की चोटी कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है, ठीक है। अब जब ये बहुत ऊंचा हो गया था, क्योंकि हम लोग कितना 100 साल जीते हैं, ठीक है, हम तो पूरा का पूरा पृथ्वी का काल नहीं देखे हैं, अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान। सारा कुछ किस चीज पे चलता है ज्योग्राफी में? अनुमान पे। ये जब बहुत ऊंचा हो गया और टूटने के बाद जो गिरा है ना, तो नीचे में ये सब जमा हो गया, इसका नाम है शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? तो कचरा होता है। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? कचरा होता है। तो शिवालिक, यहाँ पर जो टूट टूट करके गिरा हिमालय का कचरा, इसी को बोलते हैं शिवालिक। मतलब इतना ज्यादा जमा हो गया कचरा, कचरा का पहाड़ हो गया, उसी को बोलते हैं पहाड़। बस समझ में है? तो पहाड़ का ही टुकड़ा, प्लास्टिक का कचरा थोड़ी है। पहाड़ का टुकड़ा तो पहाड़ में बनेगा। तो ये किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत है, तो असम में जो है ना, यहाँ पर मिलेगा अवशिष्ट पर्वत। बस समझ में आया? और मेघालय में भी क्या मिलेगा? अवशिष्ट पर्वत। मेघालय में अलग पर्वत है, नाम उसका अलग होगा, लेकिन प्रकृति को जानिए कि वो है क्या चीज। हिमालय ही टूट करके नीचे गिरा है, इसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। अब मेघालय में अलग नाम है, इसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। बात समझ में आया? इस वाले लोकेशन में जाइएगा, जब आप एटलस खरीदेंगे, एक मानचित्र का किताब आपको खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय राज्य में यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है, और वहाँ पर उस प्रकार की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। बात समझे? और वहाँ का वो भाषा भी है, ठीक है। मेघालय राज्य का भाषा है गारो, खासी, ठीक है, जयंतिया। तो ये संबंधित है उसी से, तो वो सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। और इस बार पिछले बार जो एक कैंसिल हुआ था बीपीएससी, उसमें एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, बराइल पहाड़ी। बराइल आंसर हो जाएगा। कहिए क्यों?
क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। तो बड़ाइल है कहाँ, वो भी तो जानना चाहिए। तो गारो खासी जयंतिया तो मेघालय में है, बड़ाइल पहाड़ ये इधर मणिपुर और असम की सीमा पर, बस समझ में। तो वो तीनों एक राज्य में था, इसीलिए वो उसका आंसर से अलग हो गया, बस समझे। ठीक है, तो ये उत्तर में क्या है जी, हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति भी पढ़ाएंगे, हिमालय का विस्तार कैसे हुआ, कैसे बना, किस काल में बना, बस समझ में आया। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारा चर्चा जब लिखाने लगेंगे क्लास में तब जाकर के होगा। ठीक है, अब दूसरा, अब थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं। पर्वतों का आयु का आकलन जो करते हैं वह यूरेनियम पद्धति से करते हैं। किस चीज से? यूरेनियम पद्धति से। जैसे किसी जीवाश्म का आयु का पता करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? C14 कार्बन 14 पद्धति करते हैं ना जी। कार्बन 14 पद्धति मतलब घिस घिस करके पता करते हैं कि इसमें कितना कार्बन बचा हुआ है, कितना खत्म हुआ है। उस आधार पर हम ये आकलन लगा पाते हैं कि कितना पुराना है, बात समझे। उसी तरह से पृथ्वी में कितना % वहां पर यूरेनियम पाया जाता है। जहाँ जिस पहाड़ में जितना अधिक यूरेनियम पाया जाएगा वो उतना ज्यादा पुराना होगा। कंसेप्ट को समझ रहे हैं? जिस पहाड़ में जितना ज्यादा यूरेनियम होगा वो उतना ज्यादा पुराना होगा। तो हिमालय में बहुत कम यूरेनियम पाया जाता है, इसका मतलब ये बहुत नया है। कैसा है? नया है। उसी के बगल में यहाँ राजस्थान में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? अरावली अरावली पर्वत श्रेणी। यहाँ पर हाल फिलहाल में यूरेनियम मिला है, मतलब कि ये पुराना पहाड़ है। और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणी है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणी है। उसके बाद जादूगोड़ा, झारखंड वगैरह सब क्षेत्र में भी यूरेनियम पाया जाता है। अगर से वहाँ यूरेनियम नहीं मिलता तो उसको नहीं बोलते पुराना? नहीं, जो जितना पुराना है ना वहां पर संभावना उतना ज्यादा होता है। बात समझ में आया? पृथ्वी का जो विखंडन हुआ है, पहले एक था, एक ही महादेश था ना, कौन सा? पेंजिया महादेश। कौन सा महादेश था? पेंजिया। धीरे 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 प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण ये धीरे धीरे बढ़ गया है। जब इस वाले चीज में देखेंगे, जरा देखिए, इसको समझिए। पहले जो था ना, पृथ्वी एक ही हुआ करता था। पहले पृथ्वी एक ही हुआ करता था। ये वाला जो टुकड़ा है ये दक्षिण अमेरिका है। ये यहाँ का टुकड़ा दिख रहा होगा, देखिए ये आकृति, रीजनिंग में आकृति मैच कराते हैं आप लोग। तो यहाँ का कहाँ का आकृति टूटा हुआ लग रहा है? यहाँ का लग रहा है ना। और ये जो इसका उठा हुआ है, यहाँ पर ये धंसा हुआ है। इसका मतलब ऐसे घिसका देंगे तो ये पूरा का पूरा पैक हो जाएगा। वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ का जो मिट्टी है और यहाँ का इसके तट का जो मिट्टी है, जितना पुराना ये मिट्टी है उतना पुराना ये भी मिट्टी है। इसके बाद मतलब है कि ये समानता है। बस समझ में? ठीक है। और ये क्या हो गया? दूर चला गया। दूर चला गया मतलब इधर से ही खिसक के इधर गया है ना। ठीक है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि कौन सा दिशा में भाग रहा है। ठीक है। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो इसका जो आकृति है ये बीच में जब पढ़ाएंगे आप लोग को, तो यहाँ पर है मध्य अटलांटिक कटक। क्या बोलते हैं? मध्य अटलांटिक कटक। मध्य मतलब बीच में, अटलांटिक कटक। कटक का मतलब होता है पृथ्वी का दो जो जुड़ाव होता है वो ऐसे धीरे धीरे खिर गया है, जिसमें बहुत सारा कचरा आकर के जमा हो रहा है। साइड में गहरा है, बीच में ऊंचा है। धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पर एक दूसरा महादेश निकल जाएगा। बस समझा? लेकिन अभी अंदर में है, मतलब कि इधर गहरा बीच में ऊंचा। वह भी ऐसा आकृति में है, इस टाइप का ऐसा आकृति में वह भी दिखाई देता है। उसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। और ये क्या हो रहा है? ये इधर जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब है प्रशांत महासागर का साइज छोटा हो रहा है और अटलांटिक महासागर का साइज बड़ा हो रहा है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा महासागर छोटा हो रहा है या कौन सा महासागर बड़ा हो रहा है। तो कारण समझ में आया ना। तो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़े होंगे 11th में। ठीक है। जो नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। वेगनर एक साइंटिस्ट था, भू खगोलवेत्ता था। उन्होंने बताया अपने महाद्वीपीय सिद्धांत में कि इसका आकृति से ये मैच करता है, साथ साथ इसका तट का जो मिट्टी है, ठीक है, वह भी उस अनुसार से उसी काल का है जो इस काल का यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर भी वही काल का है, यहाँ पर भी वही काल का है। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी ये इसी का टुकड़ा है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से भारत का, दक्षिण भारत का प्लेट यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियाई भूखंड का टुकड़ा है। पूछा भी जाता है कई बार सवाल में कि दक्षिण भारत किस भूखंड का टुकड़ा है? ऑस्ट्रेलियाई भूखंड। यही खिसक करके
ऊपर की ओर गया है, जिसके कारण यहाँ प्लेट मुड़ गया है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हो गया। बात समझे? कोई भी चीज देखिए जरा, ये पेपर ही लेते हैं, ठीक है, अगर धक्का देंगे या तो अंदर जाएगा या तो ऊपर उठेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर उठ गया है। ऊपर उठने के बाद क्या हो गया है, काफी ज्यादा ऊंचा हो गया है, जिसके कारण क्या बन गया है, हिमालय बन गया। या तो अंदर जाता या तो ऊपर उठता। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हुआ क्या है, सिचुएशन ऊपर उठ गया है, तो ऊपर उठ गया तो काफी ज्यादा ऊपर चला गया और यहीं पर बन गया हिमालय। पहले यहाँ पर हुआ करता था टेथिस नाम का सागर, वहां पर क्या था, सागर था, अब बन गया हिमालय। बात समझ में आया? हाँ, तो हम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर राजस्थान में कौन सा पहाड़ी था, अरावली। अच्छा बताइए, क्या यहाँ का राज्य याद रहना जरूरी है कि यहाँ कौन सा राज्य है? तभी तो पहाड़ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा राज्य है, ठीक है। उसके बाद बीच में ये वाला, इस वाले क्षेत्र का क्या नाम है, मध्य प्रदेश। क्या नाम है, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहीं से एक नदी जा रही थी जिसका नाम था नर्मदा, बताए थे ना। नर्मदा के ऊपर में आपको मिल जाएगा विंध्या पर्वत श्रेणी। कौन सा, विंध्य पर्वत, विंध्यांचल पर्वत या विंध्या पर्वत श्रेणी, ठीक है, सब एक ही नाम है। तो विंध्या पर्वत श्रेणी किस राज्य में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा सतपुड़ा। कौन सा पहाड़ है, सतपुड़ा पहाड़ है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी कहाँ होगा, वह भी मध्य प्रदेश में होगा। कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ी के बीच से होकर गुजरती है, तो विंध्या पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर गुजरती है। बात समझ में आया, ठीक है। या फिर ऐसा भी सवाल हो सकता है कि नर्मदा के उत्तर में, उत्तर होता है ना ऊपर, नर्मदा के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना। सवाल बनाने के लिए आपको सीखना है कि सवाल आखिर बनता है कैसे, एग्जामिनर आखिर सवाल बनाता कैसे। बात समझ में? वो चीज को पकड़ लेंगे ना, वो ट्रिक को पकड़ लेंगे ना, तो एग्जाम फिर आसान हो जाएगा। इन सब चीजों को रटना नहीं है भाई, ये सब चीज ऐसे याद हो जाएगा, केवल एक बार क्लास में बैठ करके पढ़ लीजिए। बात समझे? ज्योग्राफी रटाते नहीं है, ज्योग्राफी पूरा का पूरा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, हंसते खेलते मजा करते करते रील बनाते बनाते समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है। अच्छा, इस वाले क्षेत्र का क्या नाम है जी, पश्चिम। इस वाले का क्या नाम है, पूरब। अच्छा, ये कौन सा सागर है, अरब सागर। ये कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अच्छा, ये जो समुद्र का किनारा है, जब कहीं किनारे पर जाते हैं तो बोलते हैं ना घाट पे आ गए हैं, मरने के बाद जाते हैं। दूसरा घाट हुआ, ठीक है, वो दूसरा घाट है, वो वही घाट है। नदी के किनारे को भी क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं। जरूरी तो नहीं सबको नदी के किनारे चला जाता है। अच्छा, वो तो जरूरी नहीं है, सही बात है। ये पश्चिम के तरफ है, तो इसको क्या नाम रख दिया, पश्चिम घाट। हेलो, इधर सुनिए, ये पश्चिम के तरफ है, जिसका क्या नाम रख दिया, पश्चिम घाट। ये पूरब के तरफ है तो पूर्वी घाट। कितना आसान है, ठीक है ना। पश्चिम के तरफ है तो पश्चिम घाट, पूरब की तरफ है तो पूर्वी घाट। बहुत आसान है ना, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि कौन सा राज्य पश्चिम घाट में है या कौन सा राज्य पूर्वी घाट में है, तो वो तो मैप से पता चलेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पश्चिम घाट में कौन कौन राज्य आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आ जाएगा। पूर्वी घाट में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। बस समझ आया। अच्छा, इससे पहले हम नदी बताए थे, याद है? इससे पहले क्या बताए थे, नदी। तो इधर से कौन कौन सी नदी निकल रही थी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ठीक है ना। तो कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, सवाल बनेगा। कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती, सवाल बन जाएगा ना। तो सब नदी के बारे में जानेंगे तो आराम से मारेंगे। तब अरे कितना इजी सवाल पूछा, और नहीं पढ़ लेगा तो अरे क्या पूछ लेता, समझ में नहीं आता, कहाँ से पूछ लेता। बात समझ में,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? पश्चिम घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। इन दोनों का जो मिलन बिंदु है ना, वो है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी। ठीक है, अपना जो बिपिन रावत था, क्या था जी? हाँ, जनरल बिपिन रावत, उसका मृत्यु कहाँ पर हुआ? नीलगिरी के पहाड़ी पर हुआ था। तो सवाल बन जाएगा ना, बताइए भाई नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? बस समझ में। तो सबसे पहले तो दक्षिण भारत में है, और यहाँ पर राज्य कौन सा है? यहाँ पर राज्य केरल, इधर तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी है। हो गया आंसर। बस समझ में है ना? तो बहुत आसान है ना। ज्योग्राफी सब्जेक्ट सबसे हल्का है, लेकिन नहीं पढ़ने के बाद बहुत भारी। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? लगातार 26 जनवरी तक, मतलब 25 जनवरी तक न पढ़ाएंगे, 25 तारीख तक आपका डेमो चलेगा। डेमो में कोई भी बच्चा आकर के देख सकता है, सीख सकता है और डिसीजन ले सकता है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा ऑल सब्जेक्ट होती है। इसके बाद संविधान स्टार्ट होगा। देखिए, आप लोग कोई एक सब्जेक्ट पहले खत्म करना चाहते हैं, या 3 दिन ये 3 दिन वो पढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु मेरा मानना क्या है? हाँ, 1 सेकेंड, हल्ला नहीं, सुनिए पहले। परंतु मेरा मानना यह है, कंपटीशन के विद्यार्थी, कंपटीशन में ना आ गए हैं जी, कंपटीशन के विद्यार्थी जब कोई एक सब्जेक्ट पकड़े ना, तो उसको पूरा खत्म कर दे। बस भूलता नहीं। हम जैसे पढ़ाते हैं ना, कभी नहीं भूलिएगा। बस समझ में आया? हम जिस स्टाइल में पढ़ाते हैं, मानचित्र से पढ़ाते हैं। क्या कर रहे हैं जी? हाँ, बंद कर रहे हैं, काल बंद कर रहे हैं।